आज के मीडिया मैप में सतीश मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, क्या करना चाहती है, उसके उद्देश्य क्या है, वो वास्तव में एक मूवमेंट है कि नहीं है, पूर्व नियोजित है कि नहीं है, सडनली स्फुटित हुआ है, कैसे हुआ है, इस सारी बातों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज जो पैनल है वो इन विषयों को बहुत नजदीक से देखता है और देखता रहा है। राजनीतिक जीवन में और राजनीतिक दशपटल को दशकों से देखता आया है, नजदीक से देखता आया है। मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहता। मेरे साथ मेरे साथी, मेरे सीनियर रामशरण जोशी जी हैं। रामशरण जोशी जी नई दुनिया में बहुत वर्षों काम किया, संपादक रहे, एक एक्टिविस्ट रहे, ट्राइबल एरियाज में बहुत काम किया और वर्षों से देश की राजनीति पर उनकी एक पकड़ रही है। मेरे साथ मेरे एक और साथी जॉन दयाल हैं। जॉन दयाल पेट्रियट में बहुत वर्षों काम किया और अन्य अखबारों में काम किया। वो आज सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं बहुत से संगठनों और जो आम आदमी के संघर्ष हैं उनको विश्लेषण करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो आगे बढ़ाने का काम। मेरे साथ तीसरे मीडिया मैप के कर्ता धर्ता संपादक और वर्षों से पत्रकारिता को उन्होंने पढ़ाया है, पत्रकारों को बनाया है और स्वयं पत्रकार रहे हैं, प्रोफेसर प्रदीप माथुर। आज मैं जिस विषय की चर्चा करूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा कि मैंने आपसे, कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई को बनी और वो कैसे बनी कि देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके सर्वोच्च न्यायाधीश CJI सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की। छात्रों को, आज के नवयुवक को, देश के नवयुवक को उन्होंने कॉकरोच और परजीवी बता डाला, जिस पर देश में काफी रोष हुआ और इसको अनुचित माना गया। सूर्यकांत जी ने बाद में कहा कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा पर अभिजीत दिबके जो एक विद्यार्थी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ कम्युनिकेशन में बहुत वर्षों काम किया था, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसके एक आंदोलन खड़ा किया जाए और जो आज की सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके उसकी तर्ज पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम दे दिया और रातों रात इंस्टाग्राम पर उसकी फॉलोइंग बढ़ गई। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी की फॉलोइंग है से भी उनकी फॉलोइंग आगे बढ़ी और इसी साथ अभिजीत दिबके ने कहा वो शीघ्र भारत लौटेंगे और जो आज शिक्षा व्यवस्था में जिस दशा और दिशा में देश की शिक्षा व्यवस्था खड़ी है, जहां आप रोज देख रहे हैं कि पर्चे लीक होते हैं, एग्जामिनेशन कैंसिल किए जाते हैं, विद्यार्थी सुसाइड करते हैं। आज ही लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी और वहाँ विद्यार्थी की मृत्यु हुई है। अब आप अंदाज लगाइए कि कोचिंग सेंटर खुल गए, क्यों खुल गए? कि इस देश में व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की नहीं रही कि वो ठीक प्रकार से एग्जाम ले सके और शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से एक नवयुवक को तैयार कर सके कि वो जीवन के संघर्षों को वो देख सके, समझ सके और जूझ सके। मेरा पहला प्रश्न रामशरण जोशी जी से है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी को किस प्रकार से देखते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग इसको संशय से देखते हैं। आज देश में सिनिसिज्म बहुत हो चुकी है और हर बात में शक किया जाता है। रामशरण जी जोशी, आप इसको कैसे देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो जो आज लखनऊ में अग्निकांड हुआ, जिसमें 14-15 विद्यार्थी का देहांत हो गया, उनके कई सपने रहे होंगे और वो अचानक ही चले गए। और ये भी एक आग लगी एक कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर जाहिर है कि निजी क्षेत्र का में होता है और उसमें 14-15 लोगों का जाना, विद्यार्थियों का जाना, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक ट्रेजेडी है। अब हम आते हैं मूल विषय और मूल मुद्दा है कि क्या कॉकरोच
जनता पार्टी, जिसे CJP भी कहा जाता है शॉर्ट में, कहाँ तक सही है और कहाँ तक उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, शंकाएं उठ रही हैं, वो वाजिब है। देखिए, ये ठीक है कि CJI सूर्यकांत जी ने ये 2-3 शब्द उछाले थे, कहे थे अपने किसी जिरह के दौरान, और उन्होंने बेरोजगारों और एक्टिविस्टों को कॉकरोच और परजीवी 2 शब्द कहे थे। और इसके 24 घंटे के बाद फिर पूरे देशव्यापी, बल्कि देश से बाहर भी इसकी प्रतिक्रिया हुई। और जैसा कि आपने कहा, बोस्टन में DPK ने एक मजाक में उन्होंने एक कॉकरोच पार्टी स्थापित कर दी और घंटों में ही उसके लाखों उसके फॉलोअर्स भी बन गए। अच्छी बात है कि मतलब अगर आप जानते ही हैं कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी काफी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई मैं हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार पैदा करूंगा, तो एक हिसाब से 12 साल में 24 करोड़ रोजगार अब तक पैदा हो जाने चाहिए। और यदि ये है, मान लीजिए है, तो आप कम से कम एक सूची देते विद्यार्थियों के सामने, नौजवानों के सामने, कि भाई हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, वो अभी तक नहीं हुआ। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी घटना घटी कि जो लगातार जो पेपर लीक हुआ, नीट का और दूसरी परीक्षाओं का, करीब 50 से ज्यादा, करीब 12 साल में करीब 80 एक पेपर लीक हो चुके हैं और बहुत कम लोगों को नहीं के बराबर दंडित किया गया है लोगों को। तो इस सब का असर विद्यार्थियों पर क्या पड़ता है, नौजवानों पर क्या पड़ता है? निश्चित ही गुस्सा है जो उनके दिलों में, दिमाग में घनीभूत पीड़ा की तरह सामने आ रहा है और उनको एक आउटलेट चाहिए था। यही है कि ये एक अकस्मात या सडनली जो एक प्लेटफॉर्म आया कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में, उसमें उन्होंने, जाहिर है कि कुछ लोगों ने उसके इर्द जमा होना शुरू किया। और अच्छी बात है, आज उसने आज भी वो जंतर मंतर में उसका प्रदर्शन चल रहा है। उससे पहले फिर उसने पूना में भी किया, कुछ और जगह भी किया और लोगों में विद्यार्थी लोगों का, बेरोजगार लोग हैं, उनका अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, एक अच्छी स्वागत होगा। लेकिन ये एक इसके साथ ही कुछ आशंकाएं और शक भी पैदा हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वो DPK जो इसके संयोजक हैं, उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पर जाकर धरना देंगे, बड़ी अच्छी बात है। आए दिन से एक हफ्ते पहले पुलिस से अनुमति, परमिशन लेनी चाहिए थी, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो पुलिस स्टेशन है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन दाखिल नहीं की, बल्कि पुलिस उनको एयरपोर्ट पर वो परमिशन देने गई। अब ये एक पहली बार हुआ है कि क्या बात ऐसा हुआ। खैर चलिए, लेकिन अब सवाल ये है कि ये अचानक जो इसके पीछे उनकी पूरी नीति क्या है, या आंदोलन है या पार्टी, दो अलग अलग चीजें हैं। वो जब वो अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं, तो पार्टी का बाकायदा एक संविधान होता है, उसकी घोषित नीति होती है, उसका मैनिफेस्टो होता है, उसकी नीतियां बतानी पड़ती है। और एक आंदोलन की डायनेमिक्स अलग होती है, पार्टी की डायनेमिक्स अलग होती है। और उन्होंने आंदोलन को खाली, या तो वो कहें कि हमारा सीमित है कि सब ये जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफे के बाद हम कुछ, या तो वो ये कहें, उस पर घोषणा करें, ठीक है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उससे पहले राहुल गांधी कर चुके हैं, कई लगातार वो मांग कर रहे हैं राहुल गांधी, और आपने भी की तो अच्छी बात है। लेकिन इसके आगे क्या, जो आगे जो सवाल उठाए हैं, और ये मैं जो ये कहूंगा कि राहुल गांधी ने जो कोटा में जो कोचिंग सेंटर का हब है, राजधानी एक तरह से, वहां उन्होंने सवाल उठाए 3-4 दिन पहले कि भाई आखिर में ये ऐसा हो क्यों रहा है। उन्होंने किसी राजनीति का नाम नहीं लिया, उन्होंने पहले कहा कि मैं राजनीति में नहीं, इस मंच से राजनीति पर कोई बात नहीं, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ना कम्युनिस्ट पार्टी, मैं सिर्फ शिक्षा के चरित्र की बात। तो या तो फिर जो इसके कॉकरोच जनता पार्टी के जो संयोजक हैं, अपने एक
रूपरेखा बताए। मैंने कुछ सवाल किए थे जिस दिन ये बनी थी, उसके अगले दिन मैंने करीब 14-15 सवाल किए थे कि भाई आखिर में उनकी नीति क्या है, उनकी आर्थिक नीति क्या है, राजनीतिक नीति क्या है, शिक्षा की नीति क्या है, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। खाली प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा में सुधार हो जाएगा, फंडामेंटल उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पेपर लीक तो हो रहा है, आज प्रधान जी की जगह और कोई दूसरा आके बैठ जाएगा। तो ये पूरे एक सिस्टम का सवाल है। उसके बारे में जो सीजेपी है उसने अभी अपनी कोई नीति, कोई प्रोग्राम स्पष्ट नहीं किया, इसलिए इससे कई तरह के शक पैदा होते हैं, क्योंकि हम ये 2011-12 में अन्ना आंदोलन के दौरान भुगत चुके हैं। आप पार्टी भी उस समय पैदा हुई, तो ये, और फिर बाद में वो कहीं की कहीं निकली। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको स्पष्ट होना पड़ेगा। आंदोलन अच्छी बात है, सही बात के लिए, और प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध की नीति, उसका दायरा, उसकी सीमाएं, उसके स्पष्ट उद्देश्य और ये सब स्पष्ट होनी चाहिए। ये अभी स्पष्ट नहीं है, इससे कई तरीके की शक और आशंकाओं के घेरे में सीजेपी आ जाती है। अगली बार फिर इस पर चर्चा जोशी जी ने बिल्कुल सही वाजिब सवाल उठाए हैं, आशंकाएं पैदा होती हैं और कॉकरोच जनता पार्टी को इसका स्पष्ट उत्तर देना होगा। मैं चलता हूं जॉन दयाल के पास और उनसे पूछना चाहता हूं, वो इस पूरे फिनोमेना को, शिक्षा आज एक व्यापार बन चुका है भारत में, और जहां पर आप देख रहे हैं रोज की रोज इस प्रकार दुर्दशा हो रही है छात्रों की, उनका भविष्य अंधकार में है। दूसरी तरफ जैसा जोशी जी ने राहुल गांधी की चर्चा की, उन्होंने आज की शिक्षा व्यवस्था पर एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिसिस करके बताया कि किस तरह से सरकार इसमें लाभ उठा रही है और शिक्षा पर जो खर्च कर रही है वो कम करते जाए। जॉन दयाल, आपका इसके बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है? इसके पहले कि मैं शिक्षा पर आऊं, मैं इस पार्टी के जन्म के बारे में कुछ कहना मांगता हूं। आपने और मैंने ने और खासकर रामशरण जी ने कई पार्टियों का जन्म और मरण देखा है। हमने जनता पार्टी का जन्म और मरण देखा इमरजेंसी के दौरान। कांग्रेस दोबारा आई, शरद पवार उसमें से निकले क्योंकि सोनिया गांधी इटालियन थी, उनका देखा, और उनकी पार्टी का मरण देख रहे हैं। टीएमसी का, ममता का देखा जन्म और अंत, मायावती का देखा, समाजवादी पार्टी का देखा, लालू की पार्टी का देखा। तो हम सब एक तरीके से एक्सपर्ट हैं पता लगाने में कि पार्टी क्या चीज होती है, किन चीजों से पैदा होती है, क्या उसका आधार, क्या उसका रूप, क्या उसका रंग होता है, और किन वजह से वो मारी जाती है। ये मेरी तकदीर है या बुरी किस्मत है कि मैं आपके जन्म में था, क्राउड में नहीं, पत्रकारों की श्रृंखला में नहीं, स्टेज पे बैठा हुआ था, मैं और दिल्ली के आर्चबिशप, जिस दिन इसका जन्म हुआ। और हम वहां से स्टेज से उठ के हल्के से भागे, क्योंकि जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर झंडा बदल गया था, बैकड्रॉप बदल गया था। आपका बैकड्रॉप क्या भारत माता थी, जिनके हाथ में झंडा था और हथियार थे, जिनके पांव केरला में थे, दक्षिण भारत में थे, सर उत्तर भारत में था, जिससे कोई भी दक्षिण भारतीय मेरे जैसा एतराज ले सकता है। मगर जो हमने देखा था मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, हालांकि हमको आदमी पे शक था क्योंकि वही आदमी था जिसने मूवमेंट अगेंस्ट रिजर्वेशन फॉर दलित्स एंड ट्राइबल्स शुरू किया था। तो इनकी असलियत तो हम जानते थे, मगर तब भी सोचा कि शायद कुछ और होगा। मगर जब देखा कि सिर्फ असलियत कास्टिस्ट ही नहीं है, उसके ऊपर एक रिलीजियस नेशनलिज्म की भी छाया आ गई है, उसके बाद से आज तक मैंने कभी इनको वेट नहीं दिया। इनकी असलियत को जिनको भी बता सकता था बताया। ज्यादातर ने मेरा विश्वास नहीं किया, क्योंकि चुपड़ी बातों से, अच्छी बातों से लोग बहक जाते हैं, आज भी बहक रहे हैं। इस पार्टी के नाम से, नई पार्टी के नाम से ही घृणा तो नहीं आती है, मगर अजीब बदबू आती है। क्या आज से 5 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई अपने आप को कहेगा कि मैं कॉकरोच पार्टी से हूँ, कहेगा कि मैं भाजपा से हूँ, कहेगा कि मैं सोशलिस्ट पार्टी से हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ, अकाली दल से भी कह देगा, कोई बात नहीं है। हालांकि कोई हिंदू अगर कहे या मुसलमान कहे मैं अकाली पार्टी से हूँ, तो लोग कहेंगे कैसे हो तुम, वो सिर्फ सरदारों की पार्टी है। नाम में भी वजन होता है, नाम रखने में
आप अपनी मंशा दिखाते हैं। तीसरी बात जो रामचंद्र जी ने अच्छी तरह बताई, मैं खुद आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं कई धरने प्रदर्शन करता हूँ जंतर मंतर पर। पुलिस 50% बारी रिजेक्ट कर देती है, या टाइम नहीं देती है, या गलत टाइम देती है, या शर्तें रखती है। यहाँ तक कि प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी 20 कागज भरने पड़ते हैं। आईआईसी में तो कर ही नहीं सकते। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया फॉर विमेन, उसमें नहीं कर सकते आप आजकल, कभी कर सकते थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में इतनी दिक्कत है, शरीफ आदमियों को शराफत का धरना देने में इतनी दिक्कत है, और यहाँ पे आप परमिशन हवाई जहाज से उतरे हुए आदमी को हाथ में दे रहे हो। वहाँ तो एंट्री पास नहीं मिलता। हम खुद गए आए कांपते हुए के आने देंगे या जाने देंगे। शक वहां पर होता है कि आप सरकारी दामाद हैं। तीसरा शक जब होता है जब आपके साथ वही लोग जुड़ गए। इसमें अग्रज रोल रहा लद्दाख के नेता का। लद्दाख के नेता अच्छे लड़के हैं, उनके ऊपर फिल्में बन चुकी है, मगर हम ये भी याद रखते हैं कि थोड़ा सा तो इस्लामोफोबिक है। यूनाइटेड कश्मीर में एक एतराज उनको था कि वैली के मुसलमानों के हाथ में सारा पावर है। मेरे इन शब्दों के इस्तेमाल से नहीं, अपने उनके शब्दों के इस्तेमाल से, मगर धारणा यही थी कि वैली के मुसलमानों के हाथ में पावर है, और ना जम्मू के हिंदुओं का और ना लद्दाख के बुद्धिस्टों के पास कुछ पावर है। तो उनकी दिमाग में बहुत अच्छी बातें हैं, इक्का दुक्का कीड़े भी है। ये पॉलिटिकल पार्टी को मैं पॉलिटिकल एंटिटी आज की तारीख में मानने से इनकार करता हूँ। ये मूवमेंट कह लीजिए, उफान कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, सरकारी गुस्सा कह लीजिए कि लोग कांग्रेस के साथ ना जाए, ममता के साथ ना जाए, यादवों के साथ ना जाए, अकाली दल के साथ ना जाए, कम्युनिस्टों के साथ ना, वो डिवाइडर कह सकते हैं आप इनको। मगर इनको ऐसी पार्टी कहना जो बदलाव लाएगी, कहना मुश्किल है। कोई इनके पास अब मुद्दा अभी है नहीं, सोशो इकोनॉमिक मुद्दा है नहीं, सेक्युलरिज्म पे बोले नहीं है। क्योंकि आजकल मेरी आइडेंटिटी ईसाई है, मुसलमानों पे नहीं बोले, ईसाइयों पे नहीं बोले, मणिपुर पे नहीं बोले, लाशें उखाड़ के फेंकी जा रही हैं उनके ऊपर नहीं बोले, कैथलिक नर्स का अरेस्ट हो रहा है, कहीं पे रेप हो रहा है, उन पर नहीं बोले। ऐसी कोई चीज जो दलितों के हित में हो उस पर नहीं बोले। ऐसा कोई भी चीज, अदानी किस तरह से उनको लूट रहा है और जिंदल किस तरीके से लूट रहा है, आदिवासियों पर नहीं बोले। बोले किस चीज पर? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग के ऊपर जो नीड देते हैं, जो कोटा जाते हैं, कोटा जाने में कितना पैसा लगता है उन एम्बिशियस लोगों के लिए, जो पास होने के बाद मोदी जी के गुणगान करते हैं। बुरी बात है कि वो हो रहा है। मगर आपने कभी सोचा भी, मैंने एक लेख लिखा था उनके ऊपर जिनकी मृत्यु हो जाती है खुदकशी से, क्या परसेंटेज है उसमें दलितों की, किसने जिक्र किया? क्या प्रतिशत है उसमें गरीबों की, क्योंकि माँ बाप उधार लेके पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों में नहीं। और ये नीट और ये बाकी एग्जाम्स क्यों कैंसिल हुए? क्योंकि कई लोगों ने खरीदे, हजारों लाखों करोड़ों रुपए में खरीदे, व्यापार हुआ। यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर धिक्कार है। यहाँ पे हर को 5वीं क्लास से या 4थी क्लास से ये लेना पड़ता है, ट्यूशन लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जमाने में ट्यूशन नहीं थी, शायद और किस्म की ट्यूशन होती हो, शुरू से किताबें पढ़ रहे थे बचपन से, मगर ट्यूशन लेनी पड़ती है, फिर ऑर्गेनाइज ट्यूशन लेनी पड़ती है, फिर कॉर्पोरेट ट्यूशन लेनी पड़ती है। वो एक मलयाली ने एक ट्यूशन कॉर्पोरेशन शुरू की थी, खत्म नहीं होगी क्या वो? इनके पीछे क्या रैकेट्स है? एनईपी का क्या मतलब है? मैंने बहुत साल पहले एनईपी पे रिसर्च शुरू की थी, और लेट सीताराम येचुरी को कई कागज दिए थे, जिनमें से कुछ का उन्होंने राज्यसभा में इस्तेमाल भी किया था। मैंने और फादर टॉमस ने एक किताब लिखी थी एनईपी के ऊपर, फ्रॉम अ माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ सेक्युलर पर्सपेक्टिव, कि इसमें हो क्या रहा है, किस तरीके से आप एजुकेशन में जोशी जी की तरह ब्रेनी लोग नहीं पैदा कर रहे हैं जो आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप पैदा कर रहे हैं उन लोगों को जिनको आप मौका दे रहे हैं कि आप हायर सेकेंडरी से पहले निकल जाइए, 8वीं के बाद आप डिप्लोमा कर लीजिए, 10वीं पे कर लीजिए, 11वीं पे कर लीजिए, 12वीं पे कर लीजिए, बीए के पास ही कर लीजिए, आप आगे पढ़िए मत। आप एनकरेज कर रहे हैं लोगों को एमए करने के लिए। सतीश मिश्रा जी आपकी तरह लोगों को धिक्कार कर रहे हैं कि आप पीएचडी मत कीजिए, इससे क्या होगा आपका, आप डिप्लोमा कीजिए, मैकेनिक बनिए, आप और कुछ बनिए। ये नैरो स्ट्रीम सिर्फ उन्हीं के लिए रखना मांग रहे हैं जो इनके चाहते हों शायद, और खुद के बच्चे तो सारे के सारे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। एक षड्यंत्र तो चल रहा है जॉन दयाल साहब, एक षड्यंत्र तो चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था खोखली हो चुकी है। कोई
दूरदृष्टि नहीं है। मैं अब मीडिया गुरु प्रोफेसर प्रदीप माथुर के पास चलना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं, इस जो जोशी जी ने कहा, जो जॉन दयाल जी ने कहा, उसको आप कैसे देखते हैं? प्रोफेसर प्रदीप माथुर। जोशी जी ने और जॉन दयाल साहब ने तमाम इस मुद्दे के तमाम पहलुओं पे बहुत अच्छी तरह बात करी और बुरी तरह से मैं समझता हूं कि ये स्थिति साफ हो रही है। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक पार्टी की बात करते हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, तो इट मस्ट हैव आइडियोलॉजी। किसी आइडियोलॉजी के बिना तो कोई पार्टी हो नहीं सकती। जोशी जी ने कहा कि पार्टी बिना संगठन के नहीं होती है। मैं थोड़ा उससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि बिना विचारधारा के कोई पार्टी नहीं बन सकती। मतलब ये है, अब आपने इतनी बड़ी पार्टी बना ली, तमाम लोग आ रहे हैं, क्या है आपकी, क्या विचारधारा है? सिर्फ आप सिंगल पॉइंट एजेंडा पे है कि साहब वो धर्मेंद्र प्रधान साहब रिजाइन करते हैं। ये कोई किसी पार्टी को का ये कोई बड़ा भारी वो नहीं हो सकता है, मैनिफेस्टो तो नहीं हो सकता है किसी पार्टी का, क्या है सब है। अब अगर मान लीजिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो बात ये है कि अगर मान लीजिए कि ये नीट की बात है, तो जो पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था का की जो पोजीशन है, उसका ये बड़ा छोटा सा एस्पेक्ट है। सही बात यह है कि पिछले सालों में हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल तहस-नहस हो गई है पूरी तरह से। उसके कई कारण हैं, अगर आप कभी कहेंगे तो और चर्चा करेंगे, सब है। लेकिन यह है कि सबसे बड़ी जो बात है मैं कह सकता हूँ, एक वो जैसा शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, जैसे शिक्षा को बिल्कुल एक क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के हाथ में जोड़ दिया गया जो कि सिर्फ शिक्षा को एक पैसा कमाने का माध्यम बनाते हैं, उससे कितना नुकसान हुआ है इसका लोगों को अंदाज नहीं है। हम सब लोग शिक्षा से किसी ना किसी रूप में जुड़े रहे हैं और हम मानते हैं कि शिक्षा जो है हमारे जैसे देश के निर्माण के लिए तो बहुत ही आवश्यक चीज है। मतलब तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या उसकी वो है, क्या उसमें होना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए लोगों को, ना कि सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से। एक मंत्री के इस्तीफे अगर आपने ले भी लिया तो उससे स्थिति बदल जाएगी। और भी कई बातें ऐसी हैं जो कि ये हमें लगता है कहने को कि ये पार्टी जो है शायद जिनमें नहीं है। एक तो मुझे शक है, आप लोग क्षमा करें, पुराना हम लोग इस मामले में शक रखे आए हैं कि अमेरिका में जो है तमाम भारतीय नेताओं की ट्रेनिंग होती है। अब सीआईए करता है या कोई और करता होगा, ये तो एक उसकी बात है, और वो फिर हिंदुस्तान आ जाते हो, यहाँ की पॉलिटिक्स में रोल प्ले करते हैं। अब अगर नीट की परीक्षा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके खिलाफ एक नेतृत्व होना है, तो वो एक अमेरिका में पढ़ने वाले स्टूडेंट ही से क्यों होगा? मतलब ये जब नीति का जो पूरा हो रहा था, इस तरह का विरोध जो हो रहा था, वो उसको तो राहुल गांधी कर रहे थे। चलिए आपको राहुल गांधी नहीं पसंद है तो कोई और जो है आए आदमी जो है, सब है। अमेरिका से एक लड़का आता है, फिर उसका एक पूरा होता है, सब है। अच्छा, उसके बाद भी सर प्रशासन की बात देखिए, पुलिस जो है वहाँ खड़ी है। तो अब जब पुलिस इतनी बड़ी मात्रा में है, वो हवाई जहाज से उतार रहे हैं, तो या तो उनको अरेस्ट कर रहे हैं, होगा अरेस्ट आप कर नहीं रहे, तो क्या मतलब आप उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए खड़े हुए थे, क्या है? तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कॉम्प्लिसेंसी लगती है। और जिस तरह से पूरा जो मामला हो रहा है, ऑब्वियसली लगता है कि शायद ये जो पूरा आक्रोश था उसको एक खास तरह का मोड़ दे करके ठंडा करने का प्रयास है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ये लोग अपने क्रेडेंशियल प्रूव नहीं कर देते, पूरी शिक्षा की बात नहीं करते, व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलते, तब तक मुझे ये समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कि ये एक जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट है। प्रोफेसर प्रदीप माथुर ने बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। उन्होंने बहुत एक शब्द इस्तेमाल कर दिया कि ये हो सकता है उनकी गार्ड ऑफ ऑनर देने जा रहे। देखिए, कुल मिलाकर जिस तरह से 20 जून से जंतर मंतर पर फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दिन की जगह वो 3 दिन हो गए हैं, वहां उनको पुलिस नहीं उठा रही है, इससे शक तो वाजिब है कि ये मिली भगत लगता है कि। और दूसरी बात, अमेरिका से मैं पढ़ने लिखने वाला यहाँ आकर एक पार्टी स्थापित कर रहा हूँ, सीआईए। अभी जो बांग्लादेश में हुआ उसके बारे में बहुत सी बातें सामने आ रही है, वो भी अमेरिका से कहीं निर्देशित होते दिखता था, जो शेख हसीना ने कहा भी था। मूल बात यह है कि आप जनता में जो एक भय है, जनता में जो एंगर है, उसको एक आउटलेट देने की बात हो सकती। तो जोशी जी, मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि आपने जो बात कही, प्रोफेसर माथुर ने कहा, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल इसमें दम है कि ये पार्टी मात्र इसलिए फ्लोट की गई हो, पैदा की गई हो कि जनता, सरकार जो दबाव में आ रही है, उसको एक दूसरा मोड़ दिया जा सके। आपका क्या कहना है? ठीक है सचिव जी, मैं तुझसे सहमत हूँ
और इसके लिए वजह भी बताऊं। राहुल गांधी ने कोटा में एक बड़ी अच्छी बात की थी, एजुकेशन की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो एक समझाने की कोशिश की, और वो बताया कि 5 लाख करोड़ रुपए परीक्षाओं से, चाहे वो नीट की और दूसरे इकट्ठे होते हैं, और 5 लाख करोड़ 3 जो मंत्रालय हैं, शिक्षा मंत्रालय, आपका ये जन कल्याण मंत्रालय और एक स्वास्थ्य मंत्रालय, तीनों का जो संयुक्त बजट है वो 5 लाख करोड़ से कम है। यानी यानी पहले ये था कि जीडीपी का 4.5% एजुकेशन पे खर्च होता था राव साहब के जमाने। फिर जब हमारे श्री मोदी जी आए हैं, उन्होंने 4.5 की जगह 2.5% कर दिया, 2.5% कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि तेजी से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन तो है ही, लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन हुआ। मैं एक शब्द का एक अलग शब्द सामने रख रहा हूँ, ये कॉमर्शियलाइजेशन में प्रोफेशनल जो इथिक्स हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं, और एक चीज रखी जाती है कि वो कितना ज्यादा से ज्यादा मुनाफे को मैक्सिमाइज करे। क्योंकि मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 6 महीने पढ़ा चुका हूँ जयपुर में, 3 साल के लिए गया था, लेकिन 6 महीने पढ़ाने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा कि मैं यहाँ 30 साल नहीं पढ़ा सकूंगा। और मैं प्रदीप जी भी वहीं गए थे, उसके बाद मैं गया, और लेकिन वो बिल्कुल दुकान। तो कॉमर्शियलाइजेशन आज एजुकेशन का तेजी से हो रहा है। शायद लोगों को ये भी मैं बता दूं, डीपी को भी मालूम होना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हुए? सरकारी स्कूल, और वो उसमें जो गरीबों के बच्चे हैं वो उससे प्रभावित। तो जब हम इसकी बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से उन्होंने, मैं जैसे कि मैं शुरू में कहा, मैंने तो पहले दिन ही 15-16 सवाल जम करके किए थे कि आपका उद्देश्य क्या है। और जब आपने आज तक स्पष्ट नहीं किया तो इससे बहुत सारे की शक होते हैं कि कहीं ये प्रायोजित तो नहीं है। मुझे सबसे बड़ा खतरा ये था कि जो राहुल गांधी ने जो एक मोमेंटम बना दिया था, उसको एक डिफ्यूज करने का, डाइवर्ट करने का एक कहीं हथियार तो नहीं है, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ये इन्होंने पूना में किया, जयपुर में किया, यहाँ किया, और जगह भी कर रहे हैं, तो कहीं इसको डिफ्यूज करने का एक तरीका तो नहीं है। क्योंकि वो राहुल गांधी का ने जो जिन मुद्दों को उठाया था, बड़े व्यापक मुद्दों को उठाया, शिक्षा का संबंध बड़ा जबरदस्त है। आपको शायद याद होगा सतीश जी, वो नेहरू जी के जमाने में कोठारी कमीशन बैठा था कि शिक्षा, भारत के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इसके बाद अनिल सत गोपाल और कृष्ण कुमार, इन सब लोगों ने चलाया कि कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन एजुकेशन सिस्टम के 12वीं तक सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। यही मैंने एक बार सवाल ये भी उठाया, करीब मैं खुद क्योंकि शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ, और ये कि पाउलो फ्रेरी की शिक्षा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, पेडागॉजी ऑफ द ऑपरेट, उस पीरियड तक शिक्षा शास्त्र, उसको हिंदी में, मतलब मैंने 75-76 में उनकी पूरी शिक्षा दर्शन को इंट्रोड्यूस किया। यानी वो एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं विद्यार्थी में। तो सवाल तो ये है कि आज जो क्या डीपी कि क्या ये उद्देश्य है, क्या उनके दिमाग में है कि हम इस मूवमेंट को आगे चले जाएंगे। और मूवमेंट का मतलब ये जितने भी जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी जितने भी डायमेंशन हैं, क्या उनको स्पष्ट है कि खाली आप बोस्टन से आ गए और एकदम 2-4 दिन, 1-2 महीने, 3 महीने कर आकर के दूर हो गए और इस्तीफा भी हो गया, तो क्या उससे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? अभी मैं ये नहीं कह सकता कि 100% जेन्युइन है। मैं ये भी इसमें कई इफ्स एंड बट्स हैं। जैसे एक है ना कि मैनी लिप्स स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, तो इसको एकदम से ठीक है, एक आक्रोश है और वो निकल जाना चाहिए, इसमें कोई नहीं, और लेकिन आक्रोश निकलने से नहीं, उसको कंसोलिडेट करना होता है, उसको प्रॉपर्ली चैनलाइज करना होता है। उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या है? फिर अपनी पुरानी बात को कहूंगा कि आंदोलन और पार्टी दोनों की डायनेमिक्स अलग अलग होती है। एक पार्टी को प्रॉपर्ली बताना पड़ता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आप पार्टी का, और इसको शायद उनको डीपी को मालूम होना चाहिए कि कॉकरोच सबसे पहले किसने यूज किया था लिटरेचर में, और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था। काफ्का ने 35 में यूज किया था मेटामॉर्फोसिस, और वो काफ्का किस
उस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थितियां पैदा हुई थी उनमें, और उसमें इंसान कैसा हो गया था उसको सामने लाए थे। आप तो जानते हैं स्थिति। तो कहने को आज जब कॉकरोच जैसा लिए तो उसके पीछे दर्शन, उसकी वास्तु क्या है, क्योंकि कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा है कि जो कि परमाणु बम से भी नहीं मरता। तो ऐसा सिंबॉलिकली एक अच्छा मेटाफर आपने तैयार किया, लेकिन सवाल है उसके लिए आपकी मानसिक तैयारी क्या है, वैचारिक तैयारी क्या है, और कहाँ कहाँ जाएंगे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसलिए कई सारे के शब्द, इसलिए मैं अभी ये मान के नहीं चल रहा इसकी बिल्कुल जेन्युइन है। आपको अभी सिर्फ अपने क्रेडेंशियल्स स्थापित करने पड़ेंगे, खाली धरने से काम नहीं चलना है वाला। आगे तक क्या है आपके, तो इसलिए इसमें कई इफ्स एंड बट्स हैं और इस पर एक कड़ी नजर रखने की जरूरत है। वैसे हम युवकों के गुस्से का स्वागत करते हैं और उसको सही डायरेक्शन, सही लीडरशिप और सही दर्शन, विचारधारा के बिना कोई काम नहीं होता। और आंदोलन का भी एक विचारधारा होती है। जैसे जेपी ने एक जमाने में चलाया था संपूर्ण क्रांति, उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल यात्रा, रेल, या उससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए, या 1967 में नक्सलवादी आंदोलन चला, सबकी एक विचारधारा होती है। तो अगर आपकी कोई विचारधारा नहीं है तो आंदोलन फिर अराजकता में तब्दील हो जाएगा। इतिहास ये बताता है, उसको मालूम होना चाहिए उसके संयोजक के, अराजकता में तब्दील हो जाता है। या फिर जो अल्ट्रा दक्षिणपंथी पार्टियां वो इसका इस्तेमाल करती हैं और नतीजा ये होता है कि फिर आप समाज ठगा जाएगा। तो एक दूसरी आप पार्टी जो भी है, अन्ना हजारे आज कहीं गायब है, कोई पता नहीं लगता, जबकि इतना सारा करप्शन हो रहा है, इतने लोग कुछ हो रहे हैं। तो ठीक कहीं ऐसा हाल तो नहीं हो जाए। इसलिए हम जोर में दे रहा हूँ कि आप अपने घोषणा पत्र बताइए, विचारधारा बताइए, रोड मैप आपका क्या है आंदोलन का रोड मैप, क्योंकि शिक्षा में एक बुनियादी सुधार के लिए एक लॉन्ग रोड मैप होता है, क्या है आपका, वो तो कम से कम बताइए। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि मैं अभी इसको पूरी तरह से जेन्युइन मानने में थोड़ा मुझे संकोच है। धन्यवाद जोशी जी। मुझे उम्मीद है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इसको सुन रहे होंगे। जॉन दयाल साहब, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं इसमें, जोशी जी कह रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि इसका क्या कोई फ्यूचर है कि नहीं है, कि इस प्रश्न को अभी खुला रखा जाना चाहिए? भारत के लर्नेड मुख्य न्यायाधीश जो हरियाणा से आते हैं, और इसमें कोई हिकारत की बात नहीं है, हरियाणा से बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, उन्होंने जब कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया था, उन्होंने कोई मेटामॉर्फोसिस, माइथाबेल, सारे जो लिटरेचर में कॉकरोच के रेफरेंसेस है, और ये कि कॉकरोच न्यूक्लियर वॉर से भी शायद बच जाए, इसके बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने मानसिक अनुवाद किया था हिंदी का, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, दीमक। किसने भारत की राजनीति में लाने ये शब्द लाए? माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, जिनके हिसाब से सारे मुसलमान दीमक हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को खा रहे हैं। तो शब्द मुख्य न्यायाधीश के मुंह से निकले थे, शब्द सरकार के थे, और आज तक आपने सरकार के खिलाफ कॉकरोच पार्टी से कुछ सुना नहीं है। आपने सुना है एक अदना सा एजुकेशन मिनिस्टर, जैसे मैं पहले कह रहा था, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को भी माननीय श्री राजनाथ सिंह, जो बड़े बड़े आवाजों पर तिलक लगाते हैं, वो भी अपने आप दो शब्द इंडिपेंडेंटली नहीं कह सकते हैं जब तक मोशा, जिसको कहते हैं, उनका आज्ञा ना हो। आप सोचते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर अपने आप से कुछ करता है? उसके चपरासी के पास ज्यादा पावर्स हैं। अगर आपकी एजुकेशन होती, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, आपने एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, 3 बारी कहाँ पे CUET में, NIT में कहाँ पे गड़बड़ी हुई। आपने टेस्टिंग एजेंसी बनाई जो इतने उसमें छेद हैं, इतना उसमें व्यापार होता है कि कुछ हो नहीं सकता है। आपकी स्टेट में, गुजरात में, और आपकी दूसरी स्टेट राजस्थान में ये सेंटर्स खुले हुए हैं। सारा धन आप ही की जाति पाति के लोगों के पास जा रहा है। आप इस्तीफा दीजिए, तब भारत का एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, भारत भी उसको कहते हैं जिसको रामशरण जोशी जी प्यार से कह रहे हैं, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का अर्थ क्या है? चेंज लाएंगे। आपके पास एक साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक आर्गुमेंट है जो हर एक को समझाया जा सकता है, किसी को हिंदी में, किसी को इंग्लिश में, किसी को और किसी भाषा में, तो उसकी भाषा समझ में आती है, ताकि इकट्ठे आप हो सके, आप आ सके, आप एक RSS की तरह भी आप संगठन बना सके। RSS के पास जो रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, एक तरीके से हवा में है,
जैसे आज सीजेपी भी है, उसके पास भी एक एजेंडा है, लोग हैं, सरसंचालक है, छोटे छोटे कस्बों में लोग हैं। आपके पास लोग रैली में जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, हर उम्र के हैं, मगर उनको आप आइडेंटिफाई अगर करें कि कौन है ये लोग, उनकी सोशल, उनकी एनालिसिस करें, कहाँ के हैं, जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, किस समाज से आए हैं ये, किस इकोनॉमिक स्टेटस से आए हैं, क्या सिर्फ ये एमए से पीएचडी की एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं या प्राइमरी स्कूल में टाट नहीं है बैठने के लिए, उसकी भी बात कर रहे हैं। तब पता लगेगा कि इनको एजुकेशन में इंटरेस्ट है। जैसे मेरे को इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने नाते पोती को देखा है, उनके इंटरेस्ट में है, अपने गरीब रिश्तेदारों को देखते हैं कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये सोचने के बाद आइडियोलॉजी आती है। हर एक जीते, दो पार्ट सब जीते ना भी जीते कोई बात नहीं है, पार्टी के अंदर गुर्दा होता है वो, ये सिर्फ इसमें सिर्फ ऊपर का ढाल है, कॉकरोच की तरह अंदर। ये कह रहा था मैं सतीश जी। थैंक यू जॉनदयाल साहब। प्रोफेसर प्रदीप माथुर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब आप कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे देखते हैं? मेरा मैं दृष्टिकोण एक ये लाइन है- में अपनी बात कहूंगा। जी जी और स्केल ऑफ 10 मैं इसको 8 नकली और 2 असली मानता हूँ उस पार्टी। और थैंक यू। आपने सही कहा, कॉकरोच जनता पार्टी। आज के निष्कर्ष हमारे पैनलिस्ट द्वारा ये निकलता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को हम डिसमिस नहीं कर रहे हैं, पर उनको दिखाना होगा, बताना होगा कि उनके पास कोई रूपरेखा है कि नहीं है, वो पूरे शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि मात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारी समस्याओं सुलझ जाएंगी। उनका देश के बारे में क्या सोच है, सेकुलरिज्म के बारे में क्या सोच है, और दूसरे विषयों पर वो क्या सोचते हैं, जब तक ये स्पष्ट न हो जाए हम कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत सीरियसली नहीं ले सकते। आज के लिए इतना ही। मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि मीडिया वेब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद। नमस्कार।